हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि हमारा जो सॉइल मैकेनिक्स का जो सीरीज चल रहा था उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 तक कवर कर लिया है, जो कि हमारा क्या था, सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर था उसके बारे में आप सभी को सारा जो कंटेंट था वो प्रोवाइड करा दिया गया। अभी तक अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो अभी जाइए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, या फिर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक उसको आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 6। आपके बुक के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर नंबर 6। और अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका ये सॉइल कंपैक्शन, आज का जो टॉपिक है वो सॉइल कंपैक्शन है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? चैप्टर नंबर 6 सॉइल कंपैक्शन। ठीक है, मृदा संहनन। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी नोट से रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7080230152 पर। यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आयोग की आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जितना हमने वीडियो अपलोड किया है आप सभी ने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। आप उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। ठीक है, आप लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, तो और देखते हैं कि सॉइल कंपैक्शन में क्या पढ़ना। सबसे पहले नाम क्या है? सॉइल कंपैक्शन। सॉइल तो हमने पढ़ लिया कि सॉइल क्या होता है, इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ गया है? कंपैक्शन। अब कंपैक्शन क्या होता है, संघनन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली जो कंपैक्शन होता है इसके अगर डेफिनेशन देखना चाहे, अगर नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में जैसे हम लोग बोल चाल के लैंग्वेज में अगर देखें तो कंपैक्शन क्या होता है? कंपैक्शन होता है कि कुटाई करना, किसी चीज़ का कुटाई करना, वही कंपैक्शन कहलाता है। कुटाई करेंगे तो क्या होगा? कोई भी चीज़ अगर है, जैसे क्या किया आपने, कोई मिट्टी ले ली, मिट्टी आपने किसी चीज़ में ले ली, जैसे क्या करते हैं आप, जब कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं आटा आपके घर में है। ठीक है, आटा आपके घर में है और किसी ड्रम में मान लीजिए आप उसको रख रहे हैं, किसी बर्तन में या फिर किसी ड्रम में रख रहे हैं, और ज़्यादा है लेकिन आ नहीं रहा उसमें। एक बार आपने रखा, उसके बाद क्या करेंगे आप उसको दबाते हैं। ठीक, क्या करते हैं? दबाते हैं, तो क्या होता है वो और सेटल हो जाता है। वो क्या होता है, आटा जो होता है आपका वो सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद जो थोड़ा बहुत और बचा रहता है वो भी आप उसमें रख देते हैं, तो क्या होता है वो उसका कॉम्पैक्शन कहलाता है। कॉम्पैक्ट वो हो गया, कॉम्पैक्ट। वही चीज़ सेम यहाँ पे फेनोमेना होता है। क्या होता है सॉइल में? सॉइल को क्या कहते हैं कि मिट्टी की कुटाई करने पर, ठीक, क्या मिट्टी की कुटाई करने पर उसके आयतन में कमी, ठीक, क्या होता है कि उसके आयतन में कमी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपैक्शन कहलाती है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी कंपैक्शन की? अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि एक मिनट, मिट्टी की कुटाई करने पर उसके आयतन में कमी करने की प्रक्रिया को संहनन, कॉम्पैक्शन।
ठीक है। कॉम्पैक्शन क्या, किसी मिट्टी की कुटाई करने पर, कोई मिट्टी है, मिट्टी का कोई या फिर जैसे कोई काम चल रहा है कहीं पे, वो मिट्टी है, ठीक है, उसकी कुटाई करने पर उसके आयतन में कमी आ जाती है, तो वही प्रक्रिया जो कहलाती है वही कॉम्पैक्शन कहलाती है, जिस प्रक्रिया से क्या होता है उसमें कमी आती है वही उसकी कॉम्पैक्शन कहलाती है। सेम इसी तरह एक वर्ड आ जाता है हमारे पास, क्या, वो कंसोलिडेशन। सेम चीज होता है, कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन, दोनों में क्या होता है, आयतन में कमी आता है, आयतन कम होता है दोनों में, दोनों सेम होता, सेम है, काम दोनों का सेम होता है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और ये अंतर अक्सर आसवी के एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। इसके बेसिक एक लाइन की डेफिनेशन में जो अंतर होती है उसको हम देख लेते हैं, बाकी जो मेजर डिफरेंस है इसमें वो हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन, इसमें जो कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन में जब हम उस पर लोड लगाते हैं, सॉइल पे लोड लगाते हैं, तो उसके बीच के वाइड्स को निकालते हैं। क्या होता है, उसके बीच के वाइड्स को निकालते हैं, ये आर्टिफिशियल होता है। यहीं पे देखिए आपका अंतर पता चल रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, एयर वाइड्स को निकाल रहे हैं, ठीक, कम कर रहे हैं, निकाल रहे मतलब कम कर रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस हो जाता है, सॉरी ये आर्टिफिशियल होता है। एक मिनट, ठीक है। और कंसोलिडेशन क्या होता है, इसको संघनन बोलते हैं। क्या, संघनन। क्या अंतर है, यहाँ हा है, यहाँ घा है, बस इतना ही अंतर है दोनों में। ये कॉम्पैक्शन, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। जब इसका क्या करेंगे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो संघनन और संघनन क्या हो रहा है, दोनों एक ही जैसे वर्ड्स निकल रहे हैं जब आप उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में पूरा अंतर होता है कंपैक्शन और कंसोलिडेशन, ठीक है। अब काम दोनों का एक ही कि वॉल्यूम में कमी आती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया हमने, एयर वाइड्स को निकाला, किसको, एयर वाइड्स को निकाला, और इसमें क्या करते हैं हम, वाटर को निकालते हैं। जो पोर्स के बीच में वाटर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं। इसको भी कुटाई करके निकाल सकते हैं, और ये प्रक्रिया नेचुरली होती है। ये प्रक्रिया का मतलब कि कम समय में ही हो जाती है, जो कॉम्पैक्शन होती है कम समय में ही हो जाती है। लेकिन ये जो हमारा क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया, कंसोलिडेशन होती है, ये लॉन्ग टाइम होती है, क्योंकि ये नेचुरली होती है, ठीक है। ये नेचुरल होता है, जब नेचुरल होगा तो लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा कंसोलिडेट होने में किसी भी सॉइल को, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं जैसे कहीं बिल्डिंग बना, बिल्डिंग बनने के बाद कभी कभी क्या होता है कि वो ढह जाती है मिट्टी, अगर भरा, जो जैसे भरी हुई मिट्टी है और उसका सही से कंपैक्शन नहीं हुआ तो उसके बीच में वाइड्स रहेंगे या फिर पानी रहेगा। दो ही चीज़ हो सकता है, अगर कोई भी सॉइल है, सॉइल के बीच में, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में दो ही चीज़ हो सकता है, या फिर एयर और या फिर वाटर। तो एयर को ख़त्म करने की प्रक्रिया कंपैक्शन कहलाती है, और वाइड्स को दूर करने, सॉरी वाटर को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कंसोलिडेशन कहलाती है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी जो और डिफरेंस है वो उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हमको आपको ओवरव्यू देना था कि कंसोलिडेशन और कंपैक्शन में अंतर क्या होता है, बस इतना। बाकी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, कंसोलिडेशन के बारे में और अधिक, ठीक है। अब कंपैक्शन तो हमने जान लिया कंपैक्शन क्या होता है। अब कंपैक्शन हम करते क्यों हैं, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ कंपैक्शन, कंपैक्शन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ कंपैक्शन, संघनन की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहली बात कि जहाँ मिट्टी भराव वाली है, मतलब कि कोई फिलिंग, जैसे डैम बना रहे हैं तो क्या करेंगे, मिट्टी भराव, जैसे ये ग्राउंड लेवल है,
ये मिट्टी भर के कुछ यहाँ पे हम बना रहे हैं अगर कुछ, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग विल्डिंग कुछ बना रहे हैं तो ये मिट्टी को हमको क्या करना पड़ेगा, कंपैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कंपैक्ट करने की ज़रूरत है इस मिट्टी को। क्यों? क्योंकि जब इसमें वाइट्स आएगा तो कोई भी स्ट्रक्चर हम इसमें बनाएंगे तो वो क्या होगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए हमको कंपैक्शन की आवश्यकता पड़ती है। एक हो गया। नेक्स्ट, जब बांध बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, रेल मार्ग बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, मिट्टी को हम भरते हैं। तटबंध वहाँ पे भी बनाते हैं। जब नहर वहर बनाएंगे तो वहाँ पे तटबंध क्या होता है, एम्बैंकमेंट। ये चीज़ आप पढ़े होंगे जब आप इरिगेशन पढ़ रहे थे, इरिगेशन इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा कि एम्बैंकमेंट क्या होता है। वो हम डैम के किनारे बनाते हैं, बांध के किनारे, सॉरी बांध डैम एक ही हो गया, नहर के किनारे बनाते हैं। ठीक है, इन सब जगह जैसे रेल मार्ग हो गया और सड़क हो गया, इन सब के किनारे क्या करते हैं हम, एम्बैंकमेंट बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमको कंपैक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि अगर जैसे नहर के किनारे बनाए तो क्यों, ताकि जो पानी है वो नहर से निकल के बाहर ना जाए। इसलिए क्या करते हैं, उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देते हैं। जब उसमें वाइट नहीं रह जाएंगे तो जाहिर सी बात है पानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, किसकी, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। आपको हमने जब पढ़ाया था इसके पहले के चैप्टर, जहाँ पे हमने प्लास्टिक लिमिट और इन सब के बारे में पढ़ाया था, लिक्विड लिमिट, सिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, 3 प्रकार की लिमिट हमने आपको वहाँ पे पढ़ाया था। तो उस चैप्टर में एक जगह हमने आपको क्या बताया था कि जैसे लूज सॉइल है, लूज सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। जो लूज सॉइल है, जैसे पार्टिकल्स अगर दूर दूर हैं तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, बियरिंग कैपेसिटी। ठीक, इससे भी कोई लोड अगर हम रखेंगे तो ये क्या होगा, तुरंत नीचे सेटल हो जाएगा। जब दूर दूर है तो वो पास पास आने की कोशिश करेंगे, जब कोई भी स्ट्रक्चर उस पर बनाएंगे तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी वहाँ पे कम होती है। उसकी बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, कंपैक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि परमेबिलिटी कम करने के लिए, मतलब कि सॉइल को इम्परमिएबल करने के लिए, जैसा कि हमने आपको एम्बैंकमेंट का एग्जाम्पल दिया था नहर के किनारे, या फिर डैम में अगर आप देखते हैं, डैम के किनारे अगर एम्बैंकमेंट बनाते हैं, उसको कॉम्पैक्ट नहीं करते हैं, उसमें वाइट से जाता है, वो अगर सॉइल परमिएबल है तो क्या होगा, वाटर एक तरफ से दूसरी ओर रिस कर जाएगा। अभी जस्ट इसके पहले हमने आपको परमेबिलिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, क्या इसके पहले जस्ट हमने आप सभी को परमेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया था। तो वहाँ पे क्या किया हमने, वहाँ पे हमने आपको अच्छे से बताया था कि परमेबिलिटी क्या होती है और उसको कैसे, किसी सॉइल को परमेबल और इम्परमेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था। तो सॉइल को इम्परमेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको कंपैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जब कंपैक्शन हम अच्छे से कर देंगे तो क्या होगा, जब वाइट्स पास पास आ जाएंगे, जितने पास रहेंगे, वाइट्स पास पास आने का मतलब क्या है कि उसमें से सारी पार्टिकल पास पास आने का मतलब उसमें से वाइट्स खत्म हो रहा है। जब वाइट्स उसमें से खत्म हो जाएंगे तो वो इम्परमेबल हो जाएगा, तो पानी के निकलने की कहीं जगह ही नहीं बचेगी कोई। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब कि ये कुछ आप सभी के हिस्ट्री। अब इसको हम लिख देते हैं। क्या पहला अगर हम देखते हैं, पहला हमने क्या बताया था आपको कि जहां मिट्टी भराव वाली हो, जहां मिट्टी भराव वाली हो, मतलब कि जो मिट्टी है वो फिलिंग में हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या आपको बताया, जहाँ पे बांध, सड़क, रेल मार्ग, नहर बना रहे हैं, बांध, सड़क, नहर, रेल मार्ग आदि में एम्बैंकमेंट, तटबंध बनाने के लिए आगे आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, थर्ड इसी तरह क्या हो जाएगा कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, भार धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए
नेक्स्ट इसी तरह क्या हो जाएगा, सॉइल की परमेबिलिटी को कम करने के लिए, ठीक है। सॉइल की परमेबिलिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन की जरूरत हमको पड़ती है सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और परमेबिलिटी को कम करने के लिए, मतलब पारगम्यता को कम करने के लिए। अब बात करते हैं किसकी, कि जो शुष्क घनत्व होता है, ठीक है, जो अभी हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात अगर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुकूलतम जलांश। हिंदी अगर इसकी देखें तो अनुकूलतम जलांश हो जाएगा। अनुकूलतम जलांश ये क्या होता है, जब आप अगर आपके घर पे घर बनते हुए आपने कभी देखा होगा और मिट्टी भर के, मतलब फीलिंग में मिट्टी भर के, जैसे आपका घर कहीं खेत में अगर बन रहा होगा, रोड उसके ऊपर है, तो उसके पहले क्या करते हैं, पहले हम चारों तरफ से दीवार खड़ा करते हैं, उसके बाद फिर इसमें क्या करते हैं, मिट्टी भरते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर हम अपना बनाते हैं। तो जब आपने मिट्टी भरने के बाद देखा होगा उसका कॉम्पैक्शन होते हुए, कभी भी अगर कहीं भी आपने कॉम्पैक्शन देखा होगा तो वहाँ पे आपने पानी डालकर कॉम्पैक्शन करते हुए देखा होगा, ठीक है। पहले पानी डालते हैं, पानी छिड़कते हैं, फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने आई होप कि देखा होगा कॉम्पैक्शन होते हुए, और इसी तरह से कॉम्पैक्शन करते भी हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, वह मॉइस्चर कंटेंट या फिर वह वाटर कंटेंट जिस पर क्या होता है कि जिस पर सॉइल हमारा अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त कर लेता है। मतलब कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, कि मृदा में जलांश की वह मात्रा जिस पर मृदा का शुष्क घनत्व अधिकतम होता है। शुष्क घनत्व का क्या मतलब होता है, शुष्क घनत्व का मतलब क्या होता है कि उसके पार्टिकल जितने पास रहेंगे वो उसका शुष्क घनत्व उतने अधिक रहेगा, तो वही हमारा शुष्क घनत्व हो जाता है। हमने आपको शुष्क घनत्व के बारे में भी जब चैप्टर नंबर 1 सेकंड पढ़ा था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था शुष्क घनत्व क्या होता है, ड्राई डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ड्राई डेंसिटी अधिकतम कोई वह वाटर कंटेंट, ठीक है, क्या मृदा में जलांश की वह मात्रा जिस पर मृदा का शुष्क घनत्व अधिकतम होता है। जैसे मान लेते हैं आपने पढ़ा होगा बल्किंग ऑफ सैंड, जब हम आपको बताए थे तो वहाँ पे क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड में ये चीज़ फिनोमिना होता है कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर मिलाने पर वो उसका आयतन फैल जाता है, ठीक है, वो आयतन में उसकी वृद्धि होती है जब बल्किंग ऑफ सैंड मतलब फूलना होता ही है। तो वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी मिला के उसको कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो उसका शुष्क घनत्व तो कम होगा, वहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे कम होगा, आयतन कम हो रहा है, शुष्क घनत्व तो कम होगा, मतलब ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी हम लिख देते हैं। मृदा में जलांश की वह मात्रा
ठीक है। क्या मृदा में जलांश की वह मात्रा जिस पर मृदा का शुष्क घनत्व, जिस पर अधिकतम हो, अनुकूलतम जलांश कहलाता है। नाम से भी पता चल रहा है आपका अनुकूलतम जलांश। अनुकूल प्रतिकूल आपने पढ़ा होगा 6-7 में ही, तो आपको आई होप कि अनुकूलतम जलांश का मतलब समझ में आ रहा हो कि वह जलांश उतना ही जलांश, उतना ही जल का मात्रा, उतना ही वाटर कंटेंट उसमें डाले जिस पर उसकी ड्राई डेंसिटी अधिकतम हो जाए। ठीक है, जिस पर उसकी ड्राई डेंसिटी अधिकतम हो जाए वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाएगी। ठीक है, ये हुआ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की डेफिनेशन। आपको बस डेफिनेशन लिखने के लिए आती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बस, और यहाँ से कुछ नहीं आता है। इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे ज्ञात करते हैं ये आपके लिए कुछ इसमें आपकी बुक में जो है सिलेबस में आपके टेस्ट दिए गए हैं, उसको भी आगे हम देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब एक ड्राई डेंसिटी यहाँ पे हमने पढ़ा और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इन दोनों में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ने मॉइस्चर कंटेंट जिसको हम वाटर कंटेंट बोलते हैं उसके बीच में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को देख लेते हैं। उस रिलेशन से क्वेश्चन आपकी बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं जेईई की तैयारी करते हैं तो वहाँ में भी पूछे जाते हैं। क्या रिलेशन बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट बोल सकते हैं आप, एंड ड्राई डेंसिटी, जलांश और शुष्क घनत्व में संबंध। जलांश और शुष्क घनत्व में संबंध क्या होता है? एक लिमिट तक तो क्या होगा कि जैसे बल्किंग ऑफ सैंड हमने देखा था कि एक लिमिट तक उसके आयतन में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, उसी तरह एक लिमिट तक जब उसमें वाटर हम मिलाएंगे तो उसका घनत्व तो कम होगा, लेकिन जब उसका घनत्व तो मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद अगर उसमें हम वाटर फिर डालते हैं तो वो क्या होगा, फिर उसका घनत्व बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे वो देख लेते हैं, ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं कैसे क्या होता है। इस पे हम डेंसिटी लिखते हैं और इस पे वाटर कंटेंट परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में हमेशा वाटर कंटेंट को लेते हैं। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनता है? ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, डेंसिटी बढ़ रही यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक क्या हुआ, ये बढ़ा। लेकिन जैसे ही यही OMC कहलाता है, जैसे ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से पानी अधिक हुआ इसकी ड्राई डेंसिटी फिर कम होनी शुरू हो गई। यही इसके बीच रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट के बीच में। क्या होता है, जैसे ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक जब हम वाटर बढ़ाएंगे वो तो वो बढ़ता चला जाएगा, ड्राई डेंसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो एक लिमिट तक क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी जब वो पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा, डेंसिटी की पीक पॉइंट जहाँ पे उसकी डेंसिटी अधिकतम हो जाएगी वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो उसके बाद अगर हम उसमें वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, वो फिर से अपनी डेंसिटी को लूज करना शुरू कर देगा, सॉइल लूज होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने आपको वाटर कंटेंट पढ़ाया था,
वहाँ पे लिमिट पढ़ाया था, श्रिंकेज लिमिट पहले था, फिर क्या प्लास्टिक लिमिट, फिर लिक्विड लिमिट, ठीक है। इसी तरह से 4 स्टेज में हमने वहाँ पे डिवाइड किया था, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, फिर प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट के बाद क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। तो वही सेम फेनोमेना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। और यही ये OMC हो गया, यही पॉइंट हमारा क्या मैक्सिमम डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंपैक्शन को प्रभावित करते हैं। कंपैक्शन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कंपैक्शन को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कंपैक्शन। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कंपैक्शन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंपैक्शन को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, टाइप ऑफ सॉइल, किस प्रकार की सॉइल है, वो भी क्या होगी कंपैक्शन को इफेक्ट करेगी। कि अगर सॉइल हमारी क्या सैंडी सॉइल है तो वो कंपैक्ट ही नहीं होगी, वो पूरा कोलैप्स हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर हमारी सिल्टी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, किस तरह की सॉइल है उस पर भी क्या करता है, हमारा कंपैक्शन डिपेंड करता है किस प्रकार का वो सॉइल, किस प्रकार की सॉइल है, उसी प्रकार से उसका कंपैक्शन हम करेंगे, ठीक है। जैसे क्या होगी, जब फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, ठीक है, फाइन ग्रेन्ड और वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या करते हैं, जो फाइन ग्रेन्ड और वेल ग्रेडेड सॉइल है, क्या फाइन ग्रेन्ड एंड वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल है तो इसका कंपैक्शन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो जाता है, क्या कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो जाता है, तो इसमें अधिक टाइम लगता है, इसमें टाइम लेस, मोर टाइम। जब इसमें फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तो पार्टिकल जल्दी जल्दी क्या होंगे, वो पास आ जाएंगे। लेकिन जब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो इसमें मोर टाइम, अधिक समय की आवश्यकता होती है। और इसमें कंपैक्शन के लिए जो ऊर्जा लगती है उसकी भी आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। ये क्या हुआ, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर भी क्या कर रहा है, कंपैक्शन डिपेंड कर रहा है। पहला क्या हो गया, टाइप ऑफ सॉइल। दूसरा क्या होगा, दूसरा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कितना हम उसमें डाल रहे हैं, वाटर कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना वाटर उसमें डाल रहे हैं हम, ठीक है। उसी प्रकार से उसका कंपैक्शन होगा। जैसे हमने आपको अभी बताया OMC तक अगर वाटर उसमें डालते हैं तो उसका कंपैक्शन बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर OMC से ज़्यादा उसमें पानी मिला देंगे तो क्या होगा, जैसे अगर रोलर से हम क्या कर रहे हैं उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो रोलर में क्या होगी, मिट्टी चिपकने लगेगी फिर और वो मिट्टी उखड़ने लगेगी। तो इसलिए OMC तक ही वाटर कंटेंट हम डालते हैं। वाटर कंटेंट भी इस प्रकार, वाटर कंटेंट भी क्या होता है, इफेक्ट करता है हमारे कॉम्पैक्शन को, संघनन को, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है इसी में, कॉम्पैक्शन मेथड, कि किस मेथड से हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। कॉम्पैक्शन करने के भी कई मेथड्स हैं, कॉम्पैक्शन करने के भी कई मेथड्स हैं। जैसे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम किस मेथड से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये भी क्या करता है, कॉम्पैक्शन को प्रभावित करता है। इसी तरह फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा टाइप ऑफ, हमारा कॉम्पैक्टर जिससे हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्टर, कि जिससे हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं वो किस प्रकार का कॉम्पैक्टर है, उसमें क्या करता है हमारा
जो कंपैक्शन है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर हम स्टैटिक रोलर का यूज़ कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म कणीय मृदा के लिए होता है, अगर उसी को हम मतलब सूक्ष्म कणीय मृदा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, अगर उसको हम कोर्स ग्रेन सॉइल पे चला रहे हैं तो वो कॉम्पैक्शन नहीं करेगा। उसी तरह से वाइब्रेटरी रोलर जो होता है वो कैसा होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, तो उसको हम फाइन ग्रेन सॉइल पे नहीं चलाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, हमारे जो टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्टर होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार का कॉम्पैक्शन होगा, ठीक, कितना कॉम्पैक्शन होगा। नेक्स्ट हमारा स्पीड ऑफ रोलर, पांचवा क्या, स्पीड ऑफ रोलर कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर ज़्यादा तेज़ी चलेगा तो उतनी अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे चलेगा तो वो कॉम्पैक्ट अच्छे से होता हुआ वो चलेगा। इन कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे क्या होता है कि कॉम्पैक्शन, जो कॉम्पैक्शन को प्रभावित करते हैं। इसमें से वाटर कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप चाहते हो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बना के लिख सकते हैं, हमने आपको हेडिंग बता दिया, इसके बारे में बता दिया कैसे क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। अब आई होप कि आप इसके बारे में बना के लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखने बैठेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर हम लिखते ही रह जाएंगे और आप पढ़ते ही रह जाएंगे। एक ही वीडियो 1-1.5-2 घंटे की बन जाएगी, तो इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने आपको हेडिंग बता दिया कौन सा फैक्टर है जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है। तो आई होप कि अब आप इसके आगे लिख लेंगे, ठीक है। ये वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि टेस्ट। अब टेस्ट कौन कौन से करते हैं कॉम्पैक्शन को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। पहला तो लैब टेस्ट करेंगे, फील्ड टेस्ट करेंगे, दोनों कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लैब टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से ऐसे लैब टेस्ट हैं जो कॉम्पैक्शन ज्ञात करने के कितने वाटर, यहाँ पे जब हम टेस्ट करते हैं जनरली किसके लिए क्यों हम टेस्ट करें, उसमें कितना वाटर मिलाने पर, मतलब कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए हम कॉम्पैक्शन करते हैं। कितना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर कितना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कोई सॉइल, उसके लिए क्या करते हैं हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें लैब टेस्ट की बात करते हैं। लैब टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट आ जाता है, लैब टेस्ट फॉर कॉम्पैक्शन, इसमें आ जाता है एक हमारा जो आपके सिलेबस में है, कौन सा है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। सेकंड आया था मॉडिफाइड स्टैंडर्ड तो मॉडिफाई हो गया तो कहाँ से वो स्टैंडर्ड रह जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा लैब टेस्ट हो गया। इसी तरह से फील्ड टेस्ट जब हम बात करते हैं, फील्ड टेस्ट में हमारा आ जाता है कोर कटर मेथड, इसी तरह नेक्स्ट हमारा आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। इस तरह कुछ है, इसमें शायद 2 ही है, ये तो 2 ही है आपका लैब टेस्ट में, आपको 2 पढ़ना है। कोर कटर फील्ड टेस्ट में कोर कटर स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट मेथड है, और शायद यही है 2 आपके सिलेबस में जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगी वो उसमें क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। ये जो 2 टेस्ट आपका नेक्स्ट वीडियो रहेंगे। उसके बाद जो इसका 3rd लेक्चर आएगा, इस का जो 3rd पार्ट आएगा कॉम्पैक्शन सॉइल कॉम्पैक्शन का, उसमें क्या बात करेंगे, कोर कटर और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में बात करेंगे। और इसका उसके बाद 4th पार्ट जो आएगा, 4th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि उसमें कौन कौन से, जैसे क्या होता है
कॉम्पैक्ट हम कर रहे हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जैसे रोलर हो गया, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपने हाईवे में पढ़ा था। हाईवे इंस्ट्रूमेंट नाम से शायद एक चैप्टर था, वहाँ पे आपने हाईवे पे कौन कौन से मतलब कि व्हीकल चलते हैं, सॉरी व्हीकल तो नहीं हो सकता, हाईवे जब बनाते हैं तो कौन कौन से वहाँ पे उपकरण लगते हैं, उपकरण मतलब बोल सकते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे होगा रोलर हो गया आपका, और फिर डंपर हो गया, इस तरह से जैसे आपके जो थे वाइब्रेटर की बात करेंगे, मेनली किसकी बात करेंगे, वाइब्रेटर की बात करेंगे, कौन कौन से वाइब्रेटर होते हैं जिससे हम कॉम्पैक्शन करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या होता है कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन में दोनों में क्या अंतर होता है, ओएमसी क्या होता है, और ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट में क्या रिलेशन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स कॉम्पैक्शन को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।